लिख लो, टेंशन while the particle is traversing the loop. Moving in circular path. सर्कुलर पाथ, हम टेंशन का ना डिफरेंस निकालेंगे हाईएस्ट पॉइंट पे और लोएस्ट पॉइंट पे। अब ध्यान से समझना, देखो लेट अस सपोज यहाँ पे एक सर्कुलर लूप बना लो और ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे तुमने मास एम जो है वो हैंग किया है, ठीक है। लेट अस सपोज तुम यहाँ पे ये आ गया मास स्मॉल एम। अच्छा ये एंगल क्या है, ये एंगल है थीटा। इसका वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ, वो कितना होगा, एम जी कॉस थीटा। सॉरी एम जी कॉस थीटा नहीं, वेट नीचे की तरफ तो एम जी लग रहा होगा। और फिर इसके कंपोनेंट्स यहाँ पे ऐसे, अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो ये क्या होगा, एम जी कॉस थीटा। अच्छा इस तरफ क्या होगा, एम जी साइन थीटा में हम इंटरेस्टेड नहीं है, वर्टिकल इस कंपोनेंट में नहीं इंटरेस्टेड, हम सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हैं क्योंकि जो टेंशन है वो ऐसे लग रही होगी, वो हमारे पास क्या होगी, टी। बहुत ध्यान से ना इक्वेशंस की फॉर्मुलेशन को समझो। जो टेंशन है वो हमेशा पुलिंग फोर्स होती है, तो टेंशन है तो हमेशा ऊपर की तरफ ही लगना है। और ये एम जी कॉस थीटा जो है वो करो, उसको डायग्राम को बनाओ, एक बार डायग्राम को ड्रॉ कर लो सारा। हेलो अच्छा ये हो गया एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। अच्छा अब देखो अब इक्वेशन कैसे बननी है। इक्वेशन इसमें हम बनाते हैं टी, बना लो डायग्राम बना लो। अच्छा फिर इक्वेशन लिखो, ये टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर टी की वैल्यू हो जाएगी टी इक्वल्स टू, ये एम जी कॉस थीटा इधर आ गया तो ये हो गया एम जी कॉस थीटा प्लस एम इंटू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। अब नोट मत करो, अब ध्यान से सुनो एक चीज़। मान लो यहाँ पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है ना, इसको मैंने यू बोल दिया, कितना बोल दिया, यू। और यहाँ पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उसको मैंने क्या बोला, वी। वी निकालना है मेरे को, यू मेरे को गिवन है। अच्छा ये जो हाइट का डिफरेंस है, ये वाली हाइट ध्यान से देखना, ये जो हाइट है इस हाइट को मैंने स्मॉल एच बोल दिया। अब वी की वैल्यू निकालनी है, यू मेरे को गिवन है। मेरे पास एक इक्वेशन होती है कौन सी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अच्छा ये हो जाएगा वी स्क्वायर, यू स्क्वायर इधर चला गया, क्या बन गया, यू स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या होती है बेटे, माइनस जी, तो ये हो गया माइनस जी टू, ये हो गया माइनस टू जी। और ये डिस्टेंस कितना है, एच, एच कितना हो जाएगा, एच। तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, ये आ गया वी स्क्वायर। पता लगा, कुछ भी नहीं किया हमने ना, सिर्फ इक्वेशन और मोशन लगाया। देखो समझना ज़रूरी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as होता है। मैंने वहाँ पे वेलोसिटी मान ली v,
और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है बेटे, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, यू इधर चला गया तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और ए की वैल्यू माइनस डी पुट कर दी तो माइनस 2ds है। तो बी स्क्वायर क्या आ गया बोलो, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस, यहाँ तक पहुँच गया। अच्छा अब देखो वापस फिर से हम टेंशन के फॉर्मूले में चलते हैं। टेंशन का फॉर्मूला ये था एम जी कॉस थीटा, इसमें ना वी स्क्वायर की वैल्यू डालते हैं। बोलो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम बाई आर, वी की वैल्यू, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये होएगा। अच्छा फिर से बोलो, ये मेरे पास क्या बना, टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम बाई आर यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब ध्यान से सोच के, डायग्राम तुम्हारे पास बना हुआ है नहीं, यहाँ फोकस करना। हल्की से भी कंसंट्रेशन अगर ख़राब होती है तो मुश्किल होता है। अब मुझे ये बताओ कि अगर हम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हैं, सबसे लोएस्ट पॉइंट पे डायग्राम दिखा देता हूँ। क्या है लोएस्ट पॉइंट पे, अगर यहाँ पे है बेटे तो थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा, थीटा एंगल कितना होगा बेटे, ये चीज यहाँ पे है वापस, थीटा कितना हो जाएगा, ये यहाँ पहुंची ही नहीं है, ये तो यहीं पे आ गई है, तो थीटा तो 0 नहीं होगा। और भाई अगर ये वाली पूरी घूम के ऊपर चली जाती है तो थीटा कितना होगा, -t होगा। यहाँ पे थीटा कितना होगा, तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ध्यान से सुनो, देखो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ये हो गया टी, लोएस्ट पॉइंट पे निकाल रहा हूँ मैं। तुमने बोला थीटा 0, तो कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो एम जी हो गया प्लस एम यू स्क्वायर बाय आर लिख दिया मैंने, माइनस 2mgh अपॉन आर। अब ध्यान से मुझे सोच के बताओ कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, सार्थक प्लीज कंसिडरेट करो, सार्थक कंसिडरेट करो, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हाइट कितनी होगी, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हाइट यहाँ पे कितनी होगी, 0। वो तो अभी तो ऊपर मूव ही नहीं किया, तो हाइट कितनी होगी, 0। तो ये चीज़ 0 है, तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी आ गई, टी एल इज इक्वल टू बोलो एम जी प्लस एम यू स्क्वायर अपॉन, आ गई वैल्यू, ये वैल्यू आ गई। मेरे को ना बाहर निकालना पड़ेगा, क्या नाम है, मनोज, मैं सभी को बोल रहा हूँ, बहुत पीसफुली मैंने बोल रहा है, मैंने पीस का काम है, मैंने वो नहीं पढ़ाने जो नहीं पढ़ना चाहते, तो मैं अब बाहर निकाल दूंगा क्लास से, अगर कोई मुझे दिखेगा नहीं कि फोकस में नहीं बैठा, तो टी एल इज इक्वल टू एम जी प्लस एम यू स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा टी हाईएस्ट पॉइंट पे, फिर से टेंशन का फॉर्मूला बोलो, क्या बोला था हमने, टी हाईएस्ट इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा ना, एम जी कॉस थीटा प्लस एम बाई आर यू स्क्वायर माइनस 2g। अब जब हम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, मुझे थीटा बताओ कितना होगा, और कॉस माइनस टी कितना होता है, -1, तो ये कितना हो गया, माइनस एम जी हो गया, प्लस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एम यू स्क्वायर अपॉन आर। हाईएस्ट पॉइंट पे हाइट कितनी होगी बेटे, 2r, वेरी गुड। हाईएस्ट पॉइंट पे हाइट, ये देखो ये हाईएस्ट पॉइंट है ना, यहाँ पे पहुँच गया, तो ये तो r है, प्लस r तो 2r हो जाएगी। तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे हाइट हो गई एम यू स्क्वायर बाई आर माइनस 2mg अपॉन आर, और h की वैल्यू कितनी है, 2r, तो ये कितना हो जाएगा, 4mg आर। आर से आर क्या हो गया, तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये कितना आया, इक्वल्स टू माइनस एम जी, -4mg, और माइनस एम जी कितना हो जाएगा, -5mg प्लस एम यू स्क्वायर अपॉन आर। आ गया हाईएस्ट पॉइंट का। लोएस्ट पॉइंट में क्या वैल्यू आई थी बेटे, लोएस्ट पॉइंट में वैल्यू बोलो एम जी प्लस एम यू स्क्वायर अपॉन आर, और हाईएस्ट पॉइंट पे वैल्यू क्या आई थी, प्लस एम यू स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हो गया, फिर से लिख रहा हूँ मैं, लोएस्ट पॉइंट की वैल्यू बोलो कितनी है, लोएस्ट पॉइंट की एम जी प्लस एम यू स्क्वायर अपॉन आर, और हाईएस्ट पॉइंट की वैल्यू कितनी है,
-5 mg प्लस mu स्क्वायर अपॉन आर। दोनों का डिफरेंस लिया हमने, टी एल माइनस टी एच किया, टी एल माइनस टी एच। तो जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम यू स्क्वायर बाय आर, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया प्लस, प्लस क्या होगा 5 mg, और साथ में क्या होगा माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन आर, एम यू स्क्वायर अपॉन आर, एम यू स्क्वायर अपॉन आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये आ गया मेरे पास टी एल minus TH is equal to 6 mg. So this is the difference between the tensions at the lowest and highest point. TL minus TH is equal to 6 mg, which clearly indicates that tension at the lowest point is higher as compared to the tension at the highest point, and the difference between them is 6 mg. Difference between them is 6 mg. Is this clear? कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है? तो टेंशन कहाँ पे ज़्यादा होगी बेटे, लोएस्ट पॉइंट पे कि हाईएस्ट पॉइंट पे? टेंशन कहाँ पे होगी, लोएस्ट पॉइंट पे। इसको कई बार ना मतलब याद रखने के लिए ना, कि याद रहे तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसको जोड़ता हूँ कि जब तुम बॉटम मोस्ट लेवल पे हो, जब तुम लोएस्ट लेवल पे हो, तो तुम मैक्सिमम टेंशन में हो, क्योंकि तुमने ऊपर जाना है। अगर तुम ऊपर जाना चाहते हो तो, मेरी बात समझ में आ रही है? हम प्रैक्टिकली रिलेट करते हैं। एक्चुअली वी आर डूइंग वेरी लो एंड वी वांट टू डू समथिंग, तो वी वांट टू एलिवेट एट द हायर लेवल्स एंड वी नीड टू परफॉर्म वेरी गुड। तो टेंशन जो है वो लोएस्ट लेवल पे ज़्यादा होती है और हाईएस्ट लेवल पे क्या होती है, कम। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट? टी ए माइनस टी एच की वैल्यू क्या आ गई, 6 mg आ गई। इज दिस क्लियर? द कॉन्सेप्ट इज क्लियर? करो, ध्यान से नोट करो इसको, फिर एक बार अपने आप करना। ये लो। नेक्स्ट स्लाइड। जिनका हो गया वो ना कंसिडर करें, तो देखें बार बार प्रोसेस को। कर दो नेक्स्ट।
चले आगे लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट का इस रिलेशन को ना जिनका हो गया एनालिसिस को एक बार दोबारा कर लो, देख के कर लिया बहुत अच्छा करेगा। इस चैप्टर में ना ये मोशन इन वर्टिकल सर्कल 2-3 बार करके जाना पड़ता है क्योंकि भूल जाता है। टी एच माइनस टी एच इज इक्वल टू एम डी प्लस एम क्यूब स्क्वायर बाई आर प्लस 5 mg माइनस एम क्यूब स्क्वायर बाई आर। चले आगे देखो एक पॉइंट लिखो, देखो द डिफरेंस इन द टेंशंस, the difference in the tensions, the difference in the tension of the rope, the difference in the tension in the rope at the lowest, the difference in the tension in the rope at the lowest, the difference in the tension in the rope at the lowest and highest point, the difference in the tension in the rope at the lowest and highest point is 6 times the weight of the particle। क्योंकि 6 mg है ना कोमल, तो इसलिए 6 टाइम्स बोल दिया हमने, 6 टाइम्स द वेट ऑफ द पार्टिकल, 6 times the weight of the particle। अच्छा, at which point the tension is higher, lowest or highest? Lowest point the tension is highest। कर लो इसको एक बार इस एनालिसिस को अपने आप ध्यान से करो दोबारा, कर लिया। एक बार इस एनालिसिस को, कंप्लीट एनालिसिस को, टेंशन को इवैल्यूएट करो दोबारा। लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट टी एल माइनस टी एच इज इक्वल टू, कर लिया 6 mg। ठीक है, अच्छा, और जो टेंशन का डिफरेंस होता है वो कितने कितने टाइम्स हो जाता है धनंजय, इधर ध्यान दो, 6 टाइम्स mg। 6 टाइम्स क्या होता है उसका खुद का वेट, 6 टाइम्स क्या होता है उसका खुद का वेट। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, हमारे पास ना नेक्स्ट है बैंकिंग ऑफ रेल्स एंड रोड्स। अगला कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो, बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड से पहले ना हम देखते हैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। लिखो हेडिंग, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वाइल टेकिंग अ टर्न, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वाइल टेकिंग अ टर्न, while taking a turn, bending of cyclist while taking a turn। ठीक है, देखो अब इसका डायग्राम इस तरीके से बनाते हैं, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट while taking a turn,
ये हमारे पास कोई भी सर्कुलर रोड है। अच्छा होता क्या है, फिर वो बात होता क्या है कि तुम्हारे पास ना कोई भी साइकिलिस्ट या मोटरसाइकिलिस्ट जब टर्न ले रहा होता है तो क्या होता है उसकी ना वो जो व्हीकल है उसकी हल्की सी बेंडिंग होती है। और अगर मान लो वो टू व्हीलर है और दो जने बैठे हुए हैं तो जो पीछे वाला होता है जो उसके पीछे वो डर रहा होता है कि पता नहीं गिर होता है ना ऐसे कि पता नहीं गिर ना जाए। तो वो पीछे वाले क्या करता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर सपोज मोटरसाइकिल ऐसे बेंड कर रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड होता है कि कहीं गिर ना जाए, लेकिन एक्चुअल में उसकी जो ऐसे बेंडिंग है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में ये उल्टा ज़्यादा हार्म कॉज करती है, वो ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट करती है। वो कैसे वो पता लगेगा अभी। पहला तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि जो साइकिलिस्ट या मोटरसाइकिलिस्ट या स्कूटरिस्ट जो टर्न लेता है और उसमें हल्का सा बेंड होता है वो बेंडिंग सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए होती है। मैं यहाँ पे एक प्रोटोटाइप बनाता हूँ जिसमें लेट अस सपोज ये हमने बनाया। अच्छा इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कहाँ पे होता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो ये क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा आर। ये कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है भाई, ये वाला ऊपर वाला कंपोनेंट कौन सा है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो क्या हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट आर कॉस थीटा, और जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट आर कॉस थीटा, मान लो तुम्हारे पास जो पार्टिकल है उसका मास m है अगर, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये किसके इक्वल होगा, वेट के इक्वल होगा mg। तो आर कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल। अच्छा फिर उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट है वो क्या है आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा ये टुवर्ड्स ही सेंटर है, तो आर साइन थीटा क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन बोलो आर साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और दूसरी इक्वेशन आर कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। दोनों को हमने डिवाइड किया, जब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे आर से आर क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा। टैन थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये हो गया टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो v की वैल्यू हो गई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है कि द बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट एक्चुअली प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सेफली टेकिंग द टर्न। फर्स्ट पॉइंट मैं लिखवा दूंगा अभी। दूसरा, द मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच द व्हीकल कैन टेक द टर्न सक्सेसफुली इज अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। दैट मीन्स मोर इज द रेडियस लेसर विल बी द मोर इज द रेडियस मोर विल बी द वेलोसिटी। एक कार है उसने बिल्कुल ऐसे टर्न करना है, एक कार है उसने ऐसे टर्न करना है, तो दूसरे केस में जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो बेटे क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। बात समझ रहे हो, एक टर्न है जो बड़ा शार्प टर्न है, तो शार्प टर्न में वेलोसिटी की वैल्यू कम होएगी क्योंकि स्किडिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर टर्न है उसका रेडियस क्या है ज़्यादा है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा भी हो सकती है। करो इसको नोट, तो इसके पॉइंट्स लिखवाता हूँ। देखो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट और स्कूटरिस्ट व्हाइल टेकिंग अ टर्न। हाँ नहीं नहीं ठीक है, जो बाइक है वो तो बेंड करती है। ऑटो नहीं, वो तो पैसेंजर्स बर्न करते हैं, वो तो पैसेंजर्स वो करते हैं, मूव करते हैं, वो तो लॉ ऑफ इनर्शिया है, वो तो न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया। ये अलग चीज़ है। कर लिया नोट, ये डायग्राम बना लिया। चलो बनाओ डायग्राम बनाओ। नहीं 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 नहीं, क्लियर बनाओ। ये ना तुम टेक्नोलॉजी ना यूज़ किया करो। वैसे भी एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि टेक्नोलॉजी इज मेकिंग फूल्स आउट ऑफ नथिंग। मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो फुलिश बना रही है लोगों को। करो टेक्नोलॉजी भी तो लोगों ने बनाई है।
टेक्नोलॉजी लोगों ने अपने कंफर्ट के लिए बनाई है ना, लेकिन बच्चों ने उसका डिसएडवांटेज यूज़ करना शुरू कर दिया ना। वो तो लर्नेड लोगों ने बनाई है ना टेक्नोलॉजी, उनको तो पता है कि क्या कर रहे हैं सक्सेसफुली। बच्चों ने अपना ही सोशल मीडिया, अपना इधर उधर काम करना शुरू कर दिया। चुप, आपने चुप रहना है, जब आप क्लास के अंदर एंटर करो ऐसे कर लिया। चलो करो, कर लिया नोट। आर साइन थीटा एम बी स्क्वायर बना आर कॉस थीटा एम जी। नेक्स्ट स्लाइड। मनोज आप इरिटेट कर रहे हो, चुप रहो। tan थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बना दी। लिखो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 लिखो, centripetal force is being provided by centripetal force is being provided by centripetal force is being provided by the bending of cyclist. Centripetal force is being provided by the bending of cyclist. Full stop. Next point लिखो, angle of bending. Angle of bending can be calculated as angle of bending can be calculated as tan theta equals to b square upon r. Tan theta equals to b square upon r. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। If the cyclist wants to take a turn, with higher speeds, then the radius of turn should also be high. मतलब जब वो हाय। स्पीड मिलेगा तो बेंड ज़्यादा होगा। हाँ, मतलब अगर सपोज पी की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो थीटा भी ज़्यादा होगा, tan थीटा ज़्यादा होगा। हाँ जी, सर आपको फॉर्मूला कार्ड्स के बारे में पता है? किसके? जो फॉर्मूला कार्ड्स होती है ना बेटे, उनकी जो हाइट है वो बहुत छोटी होती है। उनकी जो हाइट है वो बनाई इस तरीके से होती है कि बहुत ही ज़्यादा रेसिंग कार्स की तो हाई स्पीड होती है, तो इसलिए उसमें जो है वो बेंडिंग तो वो तो इट इज़ एक्चुअली। देखो पहले ना, मैं तुमको वैसे बताता हूँ एक कि क्या हुआ। दो तरीके की ना रेवोल्यूशंस थी बहुत पहले, 10 years 15 years बैक। नोकिया वॉज द क्लियर रूलर इन द केस ऑफ सेल फोन्स, मोबाइल फोन्स। नोकिया ही होता था, अगर सपोज कोई बोले ना मोबाइल, तो वो नोकिया का ही ब्रांड होता था ऑटोमेटिकली। अच्छा, नोकिया वॉज सो ओवर कॉन्फिडेंट
कि नहीं यार मैं तो अब मार्केट का क्लियर रूलर हूँ, मेरे से कौन। अच्छा उस टाइम पे भी जो एप्पल के फ़ोन्स थे, चाइनीज़ के फ़ोन्स थे, इन्होंने इंडियन मार्केट को एंटर करना चाहा लेकिन कर नहीं सके क्योंकि नोकिया का बहुत ज़्यादा डोमेन था। अच्छा फिर ये दूसरा कार था, जैसे महिंद्रा है ना, महिंद्रा गाड़ियों में महिंद्रा के ना ट्रक्स बनते होते थे पहले। महिंद्रा के ट्रक्स तो अभी भी आते हैं, तुमको पता ही है। तो महिंद्रा ने ना एक कार निकाली थी जिसका नाम था जाइलो। जाइलो भी उसी फॉर्मेट में थी, ट्रक के फॉर्मेट में। सो दैट वाज ए फ्लॉप। तो वो जो जाइलो थी उसकी माइलेज भी बड़ी कम थी, तो वो इतनी जो है वो फ्लॉप। महिंद्रा फिर कार्स के सेगमेंट में नहीं आया। महिंद्रा कार्स के सेगमेंट में तब आया जब इन्होंने लॉन्च की एक्सयूवी। इन्होंने एक्सयूवी 500 के अंदर वो सारे फीचर्स डाल दिए जो एग्जिस्ट करते थे एक्सयूवी 500 के लोग। क्योंकि इंडियंस होते हैं, अगर सपोज फोन्स देखने जा रहे हैं तो वो एस आर रेशियो नहीं देखेंगे, सिग्नल एम्पलीट्यूड रेशियो नहीं देखेंगे, बैटरी का बैकअप नहीं देखेंगे, वो कैमरा देखेंगे। कैमरा अच्छा है इसका, हाँ बहुत अच्छा है। मतलब ये इंडियंस की मेंटालिटी है, चलो हम सारे इंडियंस ही हैं। और दूसरा कार्स में ना वो लुक्स पे जाते हैं कि लुक्स बड़ी अच्छी हैं, ये वो नहीं देखते कि एक्चुअल में इसमें सेफ्टी फीचर्स कितने हैं, इसके एयर बैग्स कितने हैं, इसमें जो है वो एयर बैग्स किस किस पर्टिकुलर। किसी भी किसी भी बायर ने आज तक ये पूछा नहीं होगा कि कोलिजन टाइम के अंदर कितने टाइम के अंदर जो वो एयर बैग्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको सेफ्टी से कोई लेने देने, उनको बस है कि हमारे पास अलॉयज वाली कार्स हो, बड़ी कार्स हो जो कि दिखे अच्छे से। तो ये एक वो था, लेकिन बाद में फिर महिंद्रा ने रूल किया। और फ़ोन्स में तो तुमको पता ही है कि नोकिया को तो कैसे ही उसकी जो डोमिनेशन है वो हटा दी। बाकी सभी अब आजकल नोकिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो दैट वाज द क्लियर केस ऑफ, अगर ओवर कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा हो ना अगर, तो किसी को भी हटाया जा सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। एक पॉइंट लिखो। ये तो हमने पढ़ लिया ना, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। आर रेडियस है और जी जो है वो ग्रेविटी है, और थीटा जो है लिखो द एंगल द एंगल ऑफ बेंडिंग द एंगल ऑफ बेंडिंग can be calculated as the angle of bending can be calculated as tan theta equals to the angle of bending can be calculated as tan theta equals to v square upon rg equals to v square upon rg। ठीक है, उससे निकल जाएगा। तो ये तो था हमारे पास बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो एक बार ना इसका डायग्राम बना के पूरा एनालिसिस दोबारा करो ध्यान से। एक बार डायग्राम बनाओ इसका ध्यान से और एनालिसिस को दोबारा करो एक बार। ये बस मैंने क्लास से ना उसी से आज जाने देना जिनकी कॉपीज मैंने चेक करनी है। प्रॉपरली पूरे अरेंजमेंट के साथ दोबारा करो, डायग्राम के साथ। समझ आया तो दोबारा करो बेटा। भार्गव tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इक्वल्स टू लिखो tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, उसके बाद लिखो कार टेकिंग अ टर्न v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। कार टेकिंग अ टर्न सक्सेसफुली v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। फिर पॉइंट नंबर 9 बुकलेट खोलो, पॉइंट नंबर 9 पे टिक लगाओ। यही हमने किया अभी तक ये सारा।
ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से, अब ना देखो नेक्स्ट, जो रोड्स होती है ना, रोड्स, लेट अस सपोज अगर कोई गाड़ी टर्न ले रही है, देखो ध्यान से सुनो, गाड़ी टर्न ले रही है तो उसको स्किडिंग से कौन बचाएगा? या तो फ्रिक्शन बचाएगी, या फिर पता है क्या होता है, जो राउंड अबाउट्स होते हैं ना, उसके आसपास तुमने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो रोड्स होती है ना उनको हल्का सा एलिवेट कर देते हैं, वो एलिवेशन भी उनको स्किडिंग से बचाती है। मैं एक और बताता हूँ कि जब तुम हिल्स पे जाते हो तो हिल्स पे तो तुम्हारे पास लेफ्ट साइड पे जो है वो पूरा खाई होती है, और राइट साइड पे जो है वो माउंटेन्स होते हैं। तो वो जो रोड है ना, रोड रोड को स्ट्रेट नहीं बनाते, रोड को हल्का सा ऐसे कर देते हैं, ताकि जो टेंडेंसी होती है गाड़ी की इधर को जाने की वो कम हो जाए। जब तुम रोड को, ये प्लेन रोड है, तुमने प्लेन रोड को ऐसे कर दिया तो कार की ऑटोमेटिकली टेंडेंसी होगी, कार बेंड हो जाएगी, कार की टेंडेंसी क्या होगी, इस तरफ को जाने की। इसी तरीके से राउंड अबाउट्स में होता है। तो अगर कोई राउंड अबाउट में बहुत तेज स्पीड से भी मूव कर रहा है, तो बहुत तेज स्पीड से भी मूव कर रहा है, उसको तीन चीज़ें बचाती हैं। पहली क्या बचाती है उसको? फर्स्ट बचाती है उसको फ्रिक्शन। दूसरी क्या बचाती है उसको? बैंकिंग ऑफ रोड्स। तीसरा, अगर वो स्कूटरिस्ट है तो जो वो बेंडिंग है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। क्लियर? लिखो पॉइंट, एक पॉइंट लिखो। देखो, व्हेन अ साइक्लिस्ट इज टेकिंग अ टर्न, व्हेन अ स्कूटरिस्ट इज टेकिंग अ टर्न, बाहर जाना है क्लास से, मैंने कहा बाहर भेज देना, मैं दोबारा नहीं मैं बोलूँगा, मैं कह रहा हूँ चुप। व्हेन अ स्कूटरिस्ट इज टेकिंग अ टर्न, when a scooterist is taking a turn, when a scooterist is taking a turn, comma, the skidding, the skidding, skidding of the scooterist, the skidding of the scooterist, आप मत लिखो, आप बाद में लिखा करो, बीच में ना ऐसे डिस्टर्ब किया करो, आपको नहीं समझ में आता चुप रहो। द स्किडिंग, क्योंकि आप एक तो आप करते हो, ऊपर से ये फूल देंगे, हंसते हैं बेवकूफ़ों की तरह। द स्किडिंग ऑफ द स्कूटरिस्ट is being prevented by, the skidding of the scooterist is being prevented by, the skidding of the scooterist is being prevented by, first, frictional force of the road, frictional force of the road, and second, bending, नहीं, second, banking of roads, second, banking of roads, BANKING, banking, banking का मतलब होता है elevating the roads, banking of roads। अब देखो ध्यान से, इसमें ना डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थीटा एंगल है, और लेट अस सपोज कोई भी जो कार है वो टर्न ले रही है ऐसे, और इस कार का जो मास है वो स्मॉल एम ले लिया हमने। ये तुम्हारे पास ये जो थीटा एंगल है ना, ये बैंकिंग एंगल है। थीटा एंगल क्या है? बैंकिंग एंगल। अब इस कार का जो वेट होगा, वेट कहाँ पे लगेगा? बनाओ साथ साथ डायग्राम। वेट इसका हो गया mg, mg नीचे की तरफ, इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा कैपिटल आर। इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स होंगे ऐसे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, तो ये क्या होगा? आर कॉस थीटा, और इस तरफ होगा आर
साइन थीटा। कार की जो टेंडेंसी होगी वो ऐसे स्केट करने की होगी ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लगेगी बेटे? ऐसे, ये होगी फ्रिक्शन फोर्स, बना लो स्मॉल एफ। अब अगर ये स्मॉल एफ है तो ऐसे इसके दो कंपोनेंट्स ले लेने हैं। इस तरफ जो कंपोनेंट होगा ये वाला एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना? थीटा। ये कंपोनेंट क्या होगा? एफ कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? एफ साइन थीटा। बनाओ इसको। फ्रिक्शन फोर्स हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया। ठीक है। उसके बाद ना जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मतलब सिंस द कार हैज़ द टेंडेंसी टू स्किड अवे फ्रॉम द सेंटर, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ऐसे बनाओ, इस तरफ को ऐसे लगेगी। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये देखो, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर दोबारा देखेंगे, ध्यान से सुनना आप। We have taken a car which is on a banked road. Banking means the road is elevated through a particular angle theta. Then the car is actually moving and the car has the tendency to skid away. इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड। ये जो एफ है इसके दो कंपोनेंट्स ले लिया, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा बेटे? तो अगर ये एफ है तो ये कितना हो गया? एफ कॉस थीटा। और ये वर्टिकल वाला कितना हो गया? जो वेट लग रहा है गाड़ी का वो तो नीचे की तरफ लग रहा है, वो कितना होगा? कितना होगा? अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन इज व्हाट? कैपिटल आर। कैपिटल आर के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हो गया आर कॉस थीटा और दूसरा क्या हो गया? आर। समझ में आया? वो जो फोर्स लग रही है which will actually take the car towards the outside is what? Centrifugal force which is mv square upon r। डायग्राम को दो बार अभी दोबारा बनाओ, डायग्राम को 2 टाइम्स रिपीट करो। आयुष कुमार रिपीट करो डायग्राम। डायग्राम को बना लो 2 बार। बना लिया बस। नॉर्मल रिएक्शन को या तो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं या कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। शायद आपने समझाना है सभी को कि बात नहीं करनी है। बना लिया डायग्राम 2 बार। अब देखो हमारे पास ना इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पे ना हमारे पास 2 एक्सिस होंगी, एक होती है वर्टिकल एक्सिस और एक होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो तो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस ये हो गया आर कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस और नीचे कौन सी फोर्स लग रही है? लिखो एम जी प्लस एफ साइन थीटा। आर कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा।
वर्टिकल एक्सिस पे, ये वर्टिकल एक्सिस पे है, आर कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। दूसरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बताओ कौन सी लगेगी? आर साइन थीटा प्लस, ये भी तो लग रही है इस तरफ, ये कौन सी फोर्स है? एफ कॉस थीटा। आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इन दोनों इक्वेशंस को देखो ध्यान से, एनालिसिस को ना ध्यान से, ये डिफिकल्ट एनालिसिस है, इतनी आसानी से नहीं आएंगे। फर्स्ट वाला है आर कॉस थीटा, फिर से लिखवाओ मेरे को इक्वेशंस। देखो ये लो, प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो ये वाली इक्वेशन पहले बोलो, इस इक्वेशन को बोल दिया 1 और इस इक्वेशन को बोल दिया 2। फर्स्ट इक्वेशन बोलो क्या है? आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सेकेंड इक्वेशन बोलो, आर कॉस थीटा आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा कर देते हैं, माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम। बन गई दो इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन बोलो क्या है? आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। सेकेंड इक्वेशन क्या है? आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया बेटे, दोनों इक्वेशंस को ये हमने यहाँ पे ऐसे डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया। मास से मास क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब सुन लो पहले ध्यान से, लिखना बाद में। इक्वल्स टू राइट साइड पे क्या आ गया? वी स्क्वायर अपॉन आर जी आ गया, है ना। और लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? आर साइन थीटा प्लस, बोलो आगे, एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन, फिर इक्वेशन बोलो, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन। यहाँ तक एनालिसिस को दोबारा करो, यहाँ तक एनालिसिस को नोट करो, फिर यहाँ तक दोबारा करो डायग्राम बना के। ये तो बैंकिंग ऑफ लोड, बैंकिंग ऑफ साइकिल्स में तो उतना ही था, tan थीटा इक्वल्स टू 20 के बना देंगे। ये जो एनालिसिस है एंजल, ये बैंकिंग ऑफ लोड्स है, बैंकिंग ऑफ साइकिल्स पहले वाला था। एक बार इस एनालिसिस को डायग्राम बना के दोबारा करो, क्योंकि बाद में समझ नहीं आएगा, इसे स्टेप को दोबारा बनाओ। बैंकिंग ऑफ लोड्स है ये, हाँ वो तो पहले था, बैंकिंग ऑफ साइकिल्स को ये रहा। आगे तो कुछ भी नहीं, यही तक करो बस, आगे तो भी करना है कि यहाँ तक एनालिसिस दोबारा करो। और तू आगे आ जाएगा, आ जाएगा।
हमारे पास कार होती है, अगर सपोज वो सेफली टर्न लेना चाहती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ, यहाँ से सुनो, कंफ्यूजन नहीं होनी, सारे एनालिसिस ना आपस में ऐसे मिलाने बनाने नहीं है। जो कार है अगर वो सेफली टर्न लेना चाहती है रोड पे, तो मिलाज उसकी वैल्यू क्या होती है? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर। वी शुड बी लेस देन, लिखो देखो एक पॉइंट, एक बॉक्स बनाओ, एक बॉक्स बनाओ, उसके अंदर से क्लियर लिखेंगे, इस एनालिसिस को भी करेंगे आगे। देखो फॉर अ कार taking a turn, for a car taking a turn safely, for a car taking a turn safely on a road, for a car taking a turn safely on a road, ठीक है, वो होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, मतलब लेस देन और इक्वल टू का सिंबल आता है, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। फिर अगला पॉइंट लिखो, देखो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट tan theta equals to v स्क्वायर अपॉन r जी। ये कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं तुमको बता रहा हूँ बाद में, इसलिए लिख लो इसको क्लियरली, tan theta equals to v स्क्वायर अपॉन r जी, v स्क्वायर अपॉन r। फिर थर्ड लिखो, tan theta equals to v स्क्वायर अपॉन r जी, थर्ड पॉइंट। tan theta equals to v square on r जी लिख लिया, v equal to अंडर रूट ऑफ म्यू r जी लिख लिया। अच्छा, फिर उसके बाद है फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट है, इसके भी जगह ढूंढनी है, हमें बनाना है। अभी देखो इसको एनालिसिस को आगे लेके चलेंगे, ये बोलना ज़रा हमारे पास क्या इक्वेशन है, r sin थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा माइनस इज इक्वल टू बी स्क्वायर वन। अब ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना अनन्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को r cos थीटा से डिवाइड कर दिया। जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को r cos थीटा से डिवाइड करते हैं कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि r cos थीटा तो कैंसिल ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय r cos थीटा, तो ये मेरे पास हो जाएगा r sin थीटा प्लस f cos थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, r cos थीटा, और यहाँ पे क्या होगा, r cos थीटा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा, r cos थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा माइनस f sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन r जी। अब ध्यान से सुनना, ये r और ये r ये क्या हो गया बेटे, कैंसिल। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया tan थीटा प्लस, अब फिर ये बताओ कॉस थीटा और कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल। f बाय आर क्या होता है, f बाय आर म्यू होता है, तो ये हो गया tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय r cos थीटा ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 माइनस f बाय आर क्या होता है म्यू, 1 माइनस म्यू tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट, v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये रिलेशन आ गया, बहुत क्लियर, पता नहीं क्यों डिस्टर्बेंस होती है जैमिन, मेरे को ये बात नहीं समझ आती, बहुत क्लियरली मैं बोलता हूँ। देखो ध्यान से सुनो, इधर मैं इस चीज़ में ना बड़ा कंसर्न होता हूँ कि चलो क्लास में तो मैंने डांट दिया, टीचर ने, तुम फोकस पे आ गए, लेकिन जब तुम सेल्फ स्टडी करते हो तुम कितने डिस्ट्रैक्टेड हो। पहले तो हम कई स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनका सेल्फ स्टडी पे अभी ध्यान ही नहीं है,
वो क्लियर कट होता है एवरी ईयर, इट इज़ एक्चुअली द सेम स्टोरी। वो क्या स्टोरी है वो मैं तुमको बता देता हूँ। सितंबर में जाते हैं, उनके मार्क्स आते ही नहीं, उनके पेरेंट्स को स्कूल में कॉल किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है और बोला जाता है कि यहाँ तो तुम ले जाओ वापस। तब तब जो है वो उस बच्चे को अकल आती है और पेरेंट्स को भी अकल आती है कि हमने ध्यान रखना है पढ़ाई का। क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल दिलवा तो देते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तुम्हें बताना पड़ेगा भी बच्चे को कि बच्चे को अकल नहीं अभी इतनी। अगर तुम्हारे बच्चे को अकल अभी तक नहीं आई है तो क्या भी में, अगर आगे वो स्टूडियस है तो वो बात डिफरेंट है। मैं तुम्हें क्लियर कट बता रहा हूँ कि ये होता है और यही होने वाला होता है। और आफ्टर सितंबर एग्जाम देयर आर मेनी पेरेंट्स who actually come to the office, to the principal of the school or every other parent and weeping profusely। और उसमें प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कर सकता, वो भी कुछ नहीं कर सकते। वो क्या कर सकते, वो खुद थोड़ी पेपर कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है ना, इन फैक्ट्स को ध्यान में रख के काम किया करो। बी स्क्वायर अपन आर जी इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो जब बेटे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट क्या है आर जी, साथ में क्या आएगा tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan। ये आ गया स्पीड की वैल्यू। लिखो अब इसको, एनालिसिस को क्लियरली दोबारा सर पीछे है ना। लास्ट स्लाइड लो। So this is the speed of the car taking a turn. इंजन लगा के बैठा करो आप ही ना, मैंने काफी बारी बोल दिया। लिखो अब वो जो टेबल बना रहे थे ना, वो जो बॉक्स बना रहे थे, उसमें थर्ड पॉइंट है ये। लिखो द स्पीड ऑफ द कार, लिखो द स्पीड ऑफ द कार टेकिंग अ टर्न, द स्पीड ऑफ द कार टेकिंग अ टर्न, द स्पीड ऑफ द कार टेकिंग अ टर्न the speed of the car taking a turn safely on the banked road, safely on the banked road, safely on the banked road is v equals to, safely on the banked road is v equals to under root of rg tan theta plus mu, समझ आया, under root of rg tan theta plus mu upon 1 minus mu tan theta, 1 minus mu tan theta। पूरे एनालिसिस को दोबारा करना है। देखो b इक्वल टू क्या हो गया, थर्ड पॉइंट लिखा। करो इस एनालिसिस को दोबारा ध्यान से करो, सिर्फ इसमें इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट है, टेस्ट होगा इसका।
नेक्स्ट क्लास में भी हो सकता है टेस्ट, उससे नेक्स्ट क्लास में नहीं, वो चैप्टर खत्म हो गया तो नेक्स्ट क्लास में है। हाँ, एक और टॉपिक है ये बेटे एनालिसिस फॉर यूज कमांड यहाँ पे दोबारा करिए। एनालिसिस कर लिया मनराज आपने? लिखो फिर एक पॉइंट, 5 पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट लिखो। कर लो एनालिसिस को, दोबारा पढ़ लो, देख लो, समझ लो। इस स्टेप पे तो अभी पूछ लो। लिखो इस पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। लिखो फॉर अ लूप ट्रैवर्सिंग सक्सेसफुली, फॉर अ लूप ट्रैवर्सिंग सक्सेसफुली, फॉर अ लूप ट्रैवर्सिंग सक्सेसफुली, for a loop traversing successfully, the difference of the tensions, the difference of the tensions, the difference of the tensions, the difference of the tensions at highest, the difference of the tension at highest and lowest point, the difference of the tension at highest and lowest point. Then this समझ आया? Is what? कितना होता है difference? 6 MB. It was 6 MB. It's 6 MB. रूट में नहीं. Next point लिखो. लिखो at the bottommost point. At the bottommost point. The speed of the particle, at the bottommost point, the speed of the particle should be greater than, at the bottommost point, the speed of the particle should be greater than root 5 dr, greater than root 5 dr, comma, at the middle point, रूट 3 gr, and at the highest point, रूट 3 at the highest point root gr, bottommost point पे क्या होगा? root 5 dr, और जो मिडिल पॉइंट है उसमें क्या होगा? इससे निकलता है बेटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, याद है हमने वो निकाला था। अच्छा हमने ये भी बोला था कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उस पर टेंशन कभी भी जीरो, क्योंकि जब तुम्हारी टेंशन जीरो होगी ना तो तुम्हारे पास जो रोग है वो स्लैग कर जाएगी, और अगर मतलब रस्सी जो है वो स्लैग करेगी, उसकी ताकत ही खत्म होगी, तो वो पार्टिकल जो है वो सीधा नीचे गिर गया। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो बट सर्कुलर पाथ में पूरा निकलना है तो the rope should be strong enough, and the tension at every point should be enough to maintain the circle successfully.
इज दिस क्लियर? Yes. ठीक है, सर्कुलर मोशन का पता लगा। और हमें ना लॉज ऑफ मोशन में फोकस करें। वही बात है, मुझे लिख के दे देना है कि सर इतनी बारी मेरे पेरेंट्स को बुलाया करो, फिर उसको मैं नॉर्मल रहता हूँ। मुझे ये लिख के दे देना, मैं वैसे उनको बोल दूंगा कि आपने आना है, वैसे यहाँ पे आना, अच्छे से बैठना है, चाय पीएंगे और फिर उसको मुझे लिख के देना, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इधर यू बी सिंसियर और आई रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स टू मेक यू सिंसियर, देयर इज नो अदर ऑप्शन अराउंड, है ना। इसमें हम बार बार ना एक चीज़ बोलते हैं पेरेंट्स को कि तुम 11th-12th में एक ऐसा माहौल बनाओ घर पे कि मोटिवेट होए बच्चा और वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करे। ये पेरेंट्स के मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा चलो नेक्स्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, ए पार्टिकल इज मूविंग विद, particle is moving with 20 मीटर पर सेकेंड। ये एक ट्रैक है, ये मैंने बना दिया ट्रैक। इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक बॉल है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेलोसिटी आपने ये निकालना है कि ये जो हाइट है ये कितनी हाइट कवर कर लेगी, एंड द मास ऑफ द बॉल इज स्मॉल एम। देखो, अ बॉल is moving on a track. A ball is moving on a track with 20 meter per second as shown. A ball is moving on a track with 20 meter per second as shown. Calculate the h. Calculate the height. Calculate the height. Mass small है. Mass is equal to 1 kg ले लो. क्वेश्चन नंबर 1 ये कर रहे हैं, फिर उसके बाद ना एक और क्वेश्चन नोट करो। अनशार्प क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में ये एक मास है और यहाँ पे 20 न्यूटन्स की फोर्स लग रही है। इस मास की वैल्यू है 1 kg और जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है वो 0.1 है। आपने एक्सेलरेशन निकालनी है ब्लॉक की। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, मासेस हैं, फर्स्ट मास, सेकंड मास, थर्ड मास। ये 1 kg का है, ये 2 kg, ये 2 kg का है और ये 3 kg का है। 6 न्यूटन की फोर्स 6 न्यूटन की फोर्स लग रही है। आपने ये सेकंड मास के ऊपर जो कि 2 kg का है, इसके ऊपर एफ की वैल्यू इवेलुएट करनी है। क्वेश्चन 3 2 के ऊपर। क्वेश्चन 4 है, ये मेरे पास ये इंक्लाइन प्लेन। क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा नोट करा दूंगा तुमको। तुम अभी क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। ये इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे एंगल 30 डिग्री। मनराज अब उठ ही जाओ वहाँ से, अब आगे आ जाओ। यहाँ पे 30 डिग्री। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो मास है ये 2 kg का है। आपने इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू इवेलुएट करनी है। एक्सेलरेशन डाउन दी प्लेन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में ये पुली है 1 kg मास, और यहाँ पे है ये ऐसे हैंग कर रहा है 10 kg, और आपने टी और ए की वैल्यू एवेलुएट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 अब मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो 5th क्वेश्चन लो, ये था टेंशन और एक्सीलरेशन 10 kg, ये 10 kg का मास है और ये 1 kg है। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी है इसमें, म्यू इज इक्वल टू 0.1। इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 0.1 है। कोई बात, सारे करेंगे बेटे डिस्कस, 5 कर लो पहले। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास एक जो बॉल है उसकी वेलोसिटी इतनी है, वो कितनी हाइट कवर करेगी, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि तुमने 20 न्यूटन की फोर्स लगाई, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.1 है, तो आपकी एक्सेलरेशन कितनी होगी ब्लॉक की, वो निकालनी है। थर्ड, 3 मासेस हैं हमारे पास, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 6 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और सेकंड मास के ऊपर फोर्स की वैल्यू एवेलुएट करनी है। फोर्थ, ब्लॉक है जो कि इंक्लाइन प्लेन से नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू एवेलुएट करनी है। फिफ्थ, सिस्टम है टी और ए निकालो, करो शाबाश जल्दी करो, सॉल्व करो 5 के 5 क्वेश्चन अब। अच्छा हाँ, इसमें म्यू चाहिए होगा, म्यू की वैल्यू है 0.1। मनराज क्या हो रहा है ये? क्या ऊपर जा रही है, तब तो हाइट कवर करेगी वो। स्ट्रेट जा रही है, एंगल नहीं चाहिए। सारे डिस्कस करेंगे पहले आप। ये की वैल्यू 10 ले लो, स्मॉल जी की वैल्यू अगर ना की हो ना तो 10 ही लेनी होती है।
जितनी भी कहानी नीचे नीचे ऑर्डर बनाई फ्रिक्शन फोर्स ऐसी बुक को भी है work for energy work for energy आपका अपने पांचों क्वेश्चन ट्राई कर लिए करो 5 क्वेश्चन को क्लियरली ट्राई करो गिवन लिखो देखो निकालना क्या अपने आप रिलेशन आएगा बाद में कोई भी नहीं हुआ जिन्होंने नहीं करना सिंसियरली अटेम्प्ट चुप रहो डिस्टर्ब मत करो तुम्हारी स्टडीज तुम्हारी अपनी ऑप्शन है तो कुछ नहीं पढ़ना चाहते ना पढ़ो 6 5th हाँ जी बिल्कुल इसमें जो ये पुली है और यहाँ से ये जो 10 kg का ब्लॉक है ये नीचे की तरफ जा रहा है हो गया अटेम्प्ट करें 5 के 5 करो कोशिश कुछ मैं तो बता ही दूंगा पर अपने आप करो ना ये सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं हमने बुकलेट दे देंगे बुकलेट
ये लो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बस चुप अब। फर्स्ट क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगना था। पार्टिकल के पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, तो ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, मतलब कितना होगा, एम इंटू जी इंटू एच। एम से एम क्या हो गया, कैंसिल। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 20। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400। 400 बाई 2, 200। जी की वैल्यू कितनी है, 10। और यहाँ पे क्या आ गया, हाइट की वैल्यू क्या है, 20 मीटर्स आ जाएगा। कर लो नोटिस। नहीं कंजर्वेशन में एनर्जी लगानी है, आ गया उससे, पर कंजर्वेशन में एनर्जी। हमारे पास ना देखो दो ही प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। पहले इसका सॉल्यूशन और दो, फिर मैं लिखवाता हूँ। क्लियर हो, लिखो टू इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस प्रिंसिपल के आगे लिखो, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. Energy can neither be created nor be destroyed, but can be converted from. Energy can neither be created nor be destroyed, but can be converted from one form to another form. Second, energy can neither be created nor be destroyed, but can be converted from one form to another form. Second principle equals law of conservation of linear momentum. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो, if external force is zero, then the momentum remain conserved. Law of conservation of linear momentum. If external force is zero, then the momentum remain conserved. Full stop. फिर देखो, applications of law of conservation of linear momentum are recoil velocity of a gun, comma, explosion of a bomb. Recoil velocity of a gun and explosion of a bomb. Second question देखो, ऑफ अ बॉम्ब। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना बताया था आपने सहज? ए की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेक करते हैं ये सही है या नहीं है। 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ये 20 न्यूटन की फोर्स ब्लॉक को कहाँ लेके जाएगी, आगे, लेकिन ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगी, तो नेट फोर्स कितनी होगी बेटे, 20 माइनस एफ शुड बी इक्वल टू व्हाट, एम इंटू ए। एम की वैल्यू कितनी है, 1,
1 इंटू ए, तो 20 माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू एम जी इज इक्वल टू वॉट, ए। तो यहाँ से हो जाएगा 20 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है 0.1, तो 0.1 मास की वैल्यू 1 है, जी की वैल्यू 10 है, इज इक्वल टू ए। तो ये कितना आ गया, ये तो 20 माइनस 1 आ गया, 19 आया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये गलत हो गया। देखो देखो ध्यान से फिर से देखो, पहले ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फ्राइडे को टेस्ट लेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसकी रिवीजन करेंगे, कुछ क्वेश्चन पेंडिंग है वो पूरे करेंगे, फ्राइडे को टेस्ट लेंगे, तुम्हें सब आना चाहिए नेक्स्ट क्लास तक। अब देखो 20 न्यूटन की जो फोर्स है वो आगे की तरफ लग रही है, 20 न्यूटन आगे लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगी, पीछे की तरफ। 20 माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए कर दियो, क्या प्रॉब्लम है, एफ की वैल्यू कितनी है म्यू एम जी, ठीक है, इज इक्वल टू वॉट एम इंटू ए, वहाँ से ए हमने निकाल लिया। करो नोट, इसको नोट करो फटाफट। फिर ना फ्रिक्शन के रूल्स लिखते हैं, देखो rules of friction. Rules of friction. First rule. Friction force is proportional to normal reaction. Friction force is Proportional to normal reaction. Second is frictional forces independent of area of contact. Friction forces independent of area of contact. Independent of area of contact. Friction forces independent of area of contact. Third क्या point है? Friction force is proportional. Friction force depends upon the material of object. Frictional force depends upon the material of object. Frictional force depends upon the material of object. On material of object. O से लिखो. Frictional force opposes the relative motion between the two objects. Frictional force opposes the relative motion between the two objects. ठीक है? Opposes the relative motion. Question number 3 करेंगे, देखो. थर्ड का आंसर आया किसी का? अनन्या आया थर्ड का? बोलो. नहीं आया? थर्ड का आंसर तो बहुत सिंपल था. क्या आंसर बोलना? 2 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर. देखो देखो थर्ड कैसे करना था. आपके पास फोर्स कितनी लग रही है बेटे? 6 न्यूटन. सबसे पहले तो आप एफ इज इक्वल टू एम ए लगा दोगे. फोर्स 6 की लग रही है, टोटल मास कितना है 1 + 2 + 3 कितना 6, इंटू क्या हो जाएगा ए. ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड. अब अगर मेरे को एक बात नहीं समझ आती, मुझे बार बार क्यों बोलना पड़ता है कि फुलिश एटीट्यूड क्यों है तुम्हारा. इसके 2 रीजन हो सकते हैं. अब ध्यान से सुनो, मे बी आई एम हार्श, पर इसके 2 ही रीजन हो सकते हैं. पहला, तुम्हारी अपब्रिंगिंग ठीक नहीं है.
फर्स्ट इज़ योर अपब्रिंगिंग, वो ठीक ही नहीं है। सेकेंड, सब कुछ लर्नेड है, पेरेंट्स भी लर्नेड है, लेकिन तुम ही नहीं काम करना चाहते। तो अगर काम करना नहीं चाहते तो पहले ही जो काम करना है वहाँ चले जाओ ना। सेकेंड देखो, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। मास की वैल्यू कितनी है, 2। 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1। 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 न्यूटन। सिंपल से क्वेश्चन हुए नहीं। क्वेश्चन फोर्थ का बताओ क्या लगाएगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अनन्या आता नहीं था ये, डाउन द प्लेन लिखो, लिखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डाउन द प्लेन, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। निकालो आंसर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर बताओ कितना है, 4 ए इज इक्वल टू 4.1 4.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। फिर लिखो एक और पॉइंट, लिखो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, acceleration of the block moving up an inclined plane, acceleration of the block moving up an inclined plane। ये क्या होता है, जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। क्वेश्चन 5, प्लीज चेक कर लेते हैं। देखो 10th क्वेश्चन में क्या करना, 5th क्वेश्चन में क्या करना था, इक्वेशन बनानी थी। ये ब्लॉक जो है वो नीचे जा रहा है, तो अगर ब्लॉक नीचे जा रहा है तो 10g माइनस टी शुड बी इक्वल टू 10a। और यहाँ पे क्या होगा, टी माइनस फ्रिक्शनल फोर्स वो कितनी होती है, म्यू इंटू एम इंटू जी इज इक्वल टू वॉट, 1 इंटू ए। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 10, बोलो मेरे साथ सर, 10g माइनस टी आगे प्लस टी माइनस आगे म्यू एम जी इज इक्वल टू, दोनों को ऐड किया तो क्या होगा, 11 ए। टी से टी कैंसिल हो गया, 10g, जी की वैल्यू नहीं दी हुई, 100, 10 ले ली, माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.1, एम की वैल्यू 1 और जी की वैल्यू 10। 0.1 इंटू 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 11a। तो ये हो गया 100 माइनस 1 इक्वल्स टू 11a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 9 मीटर पर। अच्छा अगर a 9 आ गया तो टेंशन निकालने के लिए 10g माइनस टी इज इक्वल टू 10a। ये हो गया 100 माइनस टी इज इक्वल टू, ए कितना आया था 9, 90। तो 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10 इक्वल्स टू, करो उसको नोट। फिफ्थ क्वेश्चन, अच्छा एक ना ये कहाँ तक किया था हमने क्वेश्चन, ये वाले कहाँ तक कर लिए थे,
31 देखो, ये हमने 31 तक कर लिए थे। 32 क्वेश्चन पढ़ना जरा। एक्सप्लेन द डायनेमिक्स ऑफ, कर लिया। सर्कुलर मोशन, सारा सर्कुलर मोशन बेटे दो तरीके के होते हैं। पहला कौन सा? यूसीएम। दूसरा कौन सा? यूसीएम में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन कौन सी एक्सेलरेशन होती है बताओ? सिर्फ सेंट्रीपिटल। एनयूसीएम में सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों। टिक लगाओ इसको। रिलेशन भी कर लिया, टिक लगा दो। 33 भी डिफरेंशिएट है, टिक लगा दो। 34 अभी कर रहे हैं। 35 है डेथवेल और रोटर। अच्छा, डेथवेल और रोटर मैं करा, रुको एक मिनट। ये अपनी ना बुकलेट का पेज, क्या हो गया? ये लो, ये पेज खोलो। पेज नंबर 36। अब सुनो ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना है इसको। ये मैंने पहले भी बताया था कि जैसे ना तुम्हारे पास एक स्टंट होता है जिसमें जो मोटरसाइकिलिस्ट या स्कूटरिस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे बॉल्स का जो राउंड में जो है वो मूव करता है। अब उसकी स्पीड, हाँ, उसको मौत का कुआं ऐसे भी बोलते हैं सर्कस में। अब वो एक्चुअली में बड़ा वो होता है, डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एक तो उसको स्पीड को मेंटेन करना होता है। दूसरा, अगर उसकी कभी भी फ्रिक्शन किसी भी पॉइंट पे हल्की सी भी कम हुई, किसी होता ही है, कभी कभार हम नॉर्मल चल रहे हैं, फ्लोर की फ्रिक्शन अगर ज़्यादा तो हम वैसे ही फिसल जाते हैं, तो वहाँ तो वैसे ही ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है। ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना बड़ा मुश्किल होता है। जो तुम्हारे पास स्कूटरिस्ट का या जो वेट है पूरा वो नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन तुमने उस वेट को अवॉइड करके तुमने सक्सेसफुली जो है वो ट्रिवर्स करना है लूप को। तो अब क्या करते हैं, देखो, हमारे पास सर्कुलर पाथ है। वेट कहाँ पे लग रहा है बताओ? वेट कहाँ पे लग रहा है? बोलो, टुवर्ड्स दी डाउनवर्ड साइड। वेट कितना होता है? mg होता है। बेटे वेट को सिर्फ एक ही फोर्स रोक सकती है, कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सी फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स होती है म्यू इंटू आर। म्यू इंटू आर, ध्यान से सुनना, म्यू इंटू आर। यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो जब वो सर्कल में टर्न करेगा वो प्रेशर कहाँ पे लगाएगा? बाहर की तरफ भी लगाएगा। हमारे पास अगर कार ऐसे टर्न कर रही है, इस पॉइंट पे ऐसे टर्न किया तो बाहर की तरफ भी स्पीड अवे करती है। तो जो उसका नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन वो कहाँ पे होगा? टुवर्ड्स द आउटसाइड। टुवर्ड्स द आउटसाइड कौन सी फोर्स लगती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लिखो, ये पॉइंट लिखो, लिखो, हेडिंग डालो, डेथवेल और रोटर। डेथवेल, डेथवेल और रोटर। कनिका, पता लग रहा है? फर्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो, the force which will protect the scooterist, the force which will protect the scooterist from falling down is frictional force which is small f is equal to, ये लिखो ऐसे, mg। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू आर। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? m इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू वॉट? mg। मास से मास क्या हो गया? कैंसिल। तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू? v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन। लिखो सेकेंड पॉइंट, ये लिखे, नोट कर लो पहले। f इज इक्वल टू, एक को चुप कराएं, दूसरा चुप हो जाता है, क्या करें पहले? रूट ऑफ आर जी अपॉन क्यू। लिखो, एक पॉइंट लिखो, here the normal reaction
here the normal reaction is being provided by, here the normal reaction is being provided by, here the normal reaction is being provided by the centrifugal force, by the centrifugal force. Here the normal reaction is being provided by the centrifugal force. Critical N is equal to, capital N is equal to mv square upon r. कैपिटल N is equal to mv square upon r. ठीक है, ठीक है. अब एक ये ना क्वेश्चन नंबर है 35 ये बेस पे टिक लगाओ. अच्छा 34 पे सर्कल लगा लो, कॉनिकल पेंडुलम वो बाद में करेंगे. क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ो, क्या आया क्या? बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट आता है, ये भी टिक लगा दो. 37 आता है, ये भी 37 को भी टिक लगाओ. आगे ऑन अ बैंक रूट क्या होता है फॉर्मूला? v is equal to under root of rg tan theta plus mu upon 1 minus mu. जो बुकलेट के ऊपर ही लिखो, देखो v is equal to under root of rg tan theta plus mu. v is equal to under root of rg की ब्रैकेट में आएगा rg tan theta plus mu, tan theta plus mu upon 1 minus mu tan theta upon 1 minus mu tan theta. क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 37. ये 38. अच्छा फिर 39 में सर्कल लगाओ, ये करेंगे अभी. क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ना जरा. सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? लिखो Fc is equal to mv square upon r. बुकलेट के ऊपर ही लिख लो. देखो Fc is equal to mv square upon r. और v बेटे v किसके इक्वल होता है? v equals to r into ओमेगा. लिखो m by r और v की वैल्यू r into ओमेगा का होल स्क्वायर. ये क्या बन जाएगा? m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r. r से r स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल. ये क्या आ गया? m ओमेगा स्क्वायर r. ये आ गया Fc is equal to m ओमेगा स्क्वायर r आ गया. क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ो. और द वेलोसिटीज एंड टेंशन कर लिया, ये भी टेंशन भी निकाल दिया. लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी होती है? मैं टेंशन बोल रहा हूँ, कितनी होती है? लोएस्ट पॉइंट पे और जो हाईएस्ट पॉइंट पे, दोनों में से ज्यादा टेंशन कहाँ पे होती है? कितना डिफरेंस होता है? 6. 41 पे भी देख लगाओ. 42 पे सर्कल लगाओ. 42 पे सर्कल, 43 पे सर्कल. कॉम्पिटिशन पे टॉपिक. 44 पे भी सर्कल. 45 पे भी सर्कल. अच्छा क्वेश्चन नंबर 50 देखो. 50 क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ना जरा. क्या है? 50 क्या है? लिफ्ट का केस है. अपरेंट वेट कितना होता है जब लिफ्ट ऊपर जाती है? m इंटू जी प्लस ए. जब नीचे आती है तो g माइनस ए. करवाया हुआ ये भी लिखो. when the lift is moving in the upward direction, when the lift is moving in the upward direction, when the lift is moving in the upward direction, the apparent weight is
The apparent weight is m into g plus a. G plus a. And when the lift is moving in the downward direction, the apparent weight is m into g minus a. G क्या होता है? Gravity. और फिर लिखो when the lift behaves as a freely falling object. When the lift behaves as a freely falling object, small g equals to कितना होगा? apparent weight equals to 0. देखो when the lift behaves as a freely falling object, apparent weight is 0. Apparent weight is clear है? अच्छा, अब मैं जिससे जो फॉर्मूला पूछूंगा, टेक 2 मिनट्स, मैं जिससे फॉर्मूला पूछूंगा वही आंसर देगा बस.